सभी को राम राम। मैं अनुराग बनवाड़ा अनस्क्रिप्टेड विद एके में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में राजनीति का जो माहौल है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। देश में बयानबाजियों को लेकर नेता सुर्खियों में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयानबाजियां जिस प्रकार चर्चा का विषय बनी हुई हैं देश के लिए, तो एक झलक प्रधानमंत्री की इन बयानबाजी की सुर्खियों पर डालते हैं। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी सीदित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अनुराग, और आज पहली बार आप हमारी जगह आए और हम आपकी जगह। देखिए, बदलाव ही संसार का नियम है, तो बदलाव भी बेहद जरूरी है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला, तो आप उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का बयान अगर डिकोड किया जाए तो शुरुआत से लेकर चलते हैं, पहले से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी अडानी और अंबानी का नाम किसी भी सभा में या किसी भी अपने कार्यक्रम में कभी नहीं लिया। आज आप पहली बार देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में खड़े होकर अडानी और अंबानी का नाम लिया। तो अगर हम इस बयान को देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो टेम्पू में विपक्षी पार्टियों को या फिर राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को पैसे भेजते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उनका स्तर ही गिरा दिया। एक तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं या भाजपा के बाकी नेता कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर वामपंथ लागू हो गया है या वामपंथ हावी हो गया है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी को लेकर जो ये बयान दिया, उसके हिसाब से क्या वामपंथ, क्या कम्युनिस्ट वो खुद नहीं हो गए? एक तरह से उन्होंने हमारे देश के जो अरबपति हैं या करोड़पति हैं उनको गाली नहीं दी, उनके लिए उनका जो स्तर गिराया, वो क्या ये अब वो उनके ऊपर वामपंथ लागू नहीं हुआ? वो भी वामपंथ की ही एक विचारधारा को लेकर प्रधानमंत्री का ये बयान देखने को मिला। और मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जो बाकी जो आप देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता जो जैसे गौरव वल्लभ जो बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी छोड़कर, तो वो कहते हैं कि इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वामपंथ हावी हो गया है। वहां पर जो हमारे करोड़पति हैं या फिर अरबपति हैं, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गाली दी जाती है। उनको हर समय कहा जाता है कि आप गाली दीजिए हर प्लेटफॉर्म से खड़े होकर। लेकिन अगर आप देखें कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया है, वो भी
उसी एक कैटेगरी में क्या अब गौरव वल्लभ ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारे देश के देखिए, मैं इंडस्ट्रियल आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में, बिल्कुल जनसभा में अंबानी अडानी का नाम लेकर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, परंतु इससे पहले अंबानी अडानी का नाम लेकर कभी भी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार रैली में, जनसभा में कोई जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार कांग्रेस की बात करें, फिर राहुल गांधी की बात करें, वो अंबानी अडानी के उस मुद्दे को लेकर जब संसद में हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो संसद में इस मुद्दे पर बहुत बवाल मचा। राहुल गांधी खुद तख्तियां लेकर संसद में इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें बाहर भी निलंबित करने का भी काम किया गया था। तो तख्तियां लेकर संसद के अंदर जाना, वहां पर इस चीज की सहमति नहीं है, परंतु वो तख्ती लेकर मतलब जिस प्रकार से राहुल गांधी को विरोध करने का काम किया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बार बार इस विरोध के तरीके ने प्रधानमंत्री को अंबानी अडानी पर बोलने पर मजबूर कर दिया? देखिए, बिल्कुल। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि क्या राहुल गांधी या फिर 2014 से पहले अंबानी और अडानी क्या भेलपुड़ी बेचा करते थे? अंबानी अडानी उस समय भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी उस समय भी पैंठ थी। लेकिन आज जब हम राहुल गांधी को देखते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि राहुल गांधी के बयानों की वजह से ही, जैसे ही उन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी ने और बाकी नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष ने अडानी और अंबानी को लेकर जो घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनके साथ उनके मेल जोड़ को, तो इसके हिसाब से हाँ, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने ही प्रधानमंत्री या फिर कांग्रेस पार्टी ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया कि वो अडानी अंबानी को लेकर बयान दें, क्योंकि लोगों के बीच में वो अपनी ये जो उन्होंने जो अपना बयान दिए हैं अडानी अंबानी को लेकर, उसको लेकर जो लोगों के बीच में एक सोच बनने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ उनके साथ गठजोड़ है। साथ में आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी देखेंगे तो कई जगह, हालांकि उसमें अडानी अंबानी को लेकर कहीं भी कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन कई कंपनियों के साथ, जो जैसे बीफ कंपनी के साथ भी हम वो गाय की बात करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में गाय उनके लिए यम्मी हो जाती है और नॉर्थ में मम्मी मम्मी रहती है। तो इसको लेकर आप देखेंगे कि हाँ, राहुल गांधी ने उनको मजबूर किया। साथ में मैं अभी ये भी जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी ये भी ध्यान दें कि 2014 से पहले ना ही अडानी और ना ही अंबानी कोई भेलपूरी नहीं बेचा करते थे। देखिए, वो भी एक तरीके से उस समय भी उनकी उतनी ही संपत्ति। आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि वो उस समय भी उद्योगपति थे और आज वर्तमान में उद्योगपति है, परंतु राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में लगभग जो अडानी है वो 643वें स्थान पे थे। एकदम से ऐसा क्या होगा कि वो एशिया के गए, हम दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हो गए? तो ऐसा तो संपत्ति में इतना इजाफा और किसी के में नहीं हुआ जितना अडानी की संपत्ति में इजाफा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी और अडानी की जो दोस्ती है वो पर्दे के पीछे काफी गहरी है। परंतु इस बार तो नरेंद्र मोदी ने भले कैमरे के सामने, बिल्कुल जनसभा में, जनता के बिल्कुल सामने, कैमरा छोटी, जनता के बिल्कुल सामने ये बिल्कुल पर्दे से राज उठा दिया कि अडानी अंबानी तो कांग्रेस के, वहां टेम्पो से पैसा जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब आप देखें, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बयान दिया कि क्या नरेंद्र मोदी नमस्कार करके उन्होंने एकदम मतलब मजे वाला वीडियो लेकर उन्होंने बनाया कि नमस्कार मोदी जी, कि आप क्या डर गए क्या कि आपने जनसभा में पहली बार अडानी और अंबानी का नाम लिया। तो एक तरह से हाँ, हम देखें कि पहले जो अडानी थे या अंबानी थे वो इतने अमीर थे, हम मानते हैं उतने थे, लेकिन उनकी जो रैंकिंग है वो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद काफ़ी बड़ी है जो अमीरियत के उसमें हम देखें तो। लेकिन अगर हम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खड़े होकर क्या कहा जनसभा में कि राहुल ने जो अपने बयानों में अडानी और अंबानी का नाम लेना कम कर दिया है। लेकिन अगर आप पिछले 10 बयान राहुल गांधी की 10 रैलियां उठाकर देखें तो उसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से राहुल ने 10 में से 6 बार अडानी और अंबानी का नाम जनसभाओं से लेने का काम किया है। अडानी और अंबानी को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमलावर थे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और पिछले इलेक्शन शुरू होने के बाद भी हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं यहाँ। आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी, फिर हम कांग्रेस की बात करें, वो अंबानी अडानी का नाम लेकर, वो है तो इसी देश के उद्योगपति जी, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, देश में इन्वेस्टमेंट भी, विदेशों में इन्वेस्टमेंट करे। क्या राहुल गांधी की बात करें, फिर कांग्रेस, वो क्या मतलब जो बड़े उद्योगपति है उनकी विरोधी है? देखिए, एक तरह से हम कहें कि विरोधी तो नहीं है, लेकिन अगर देश में जो बाकी गरीब जनता है उन तक अगर उनका, किसानों का आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लाख करोड़
जो हमारे उद्योगपति थे देश 14 लाख करोड़ माफ कर दिया। 14 लाख करोड़ उनका माफ कर दिया, माफ कीजिए मुझे संख्या याद नहीं थी, तो 14 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया जो लोन था। लेकिन अगर देश के किसानों की बात करें तो उनके लिए कोई क्या कहते हैं, उन्होंने कोई उनके लोन माफ नहीं किए, बल्कि उनके पास ऊपर जो केसेस थे उसके ऊपर उनके ऊपर केसेस और बड़े। जब 700 किसान हमारे देश के आंदोलन करते हुए शहीद हो गए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र, वो सवाल उनका इसको लेकर है, वो क्या शायद कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो बाकी जनता की हितैषी है, और वो ये नहीं चाहती कि वो चाहती है कि गरीब जनता भी, उनका भी जो बीच में बटा है एक तरीके से, जो अमीर है वो और अमीर होता गया और जो गरीब है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में और गरीब होता गया। वहीं भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सीधा पलटवार करती है कि कांग्रेस की बात करें कि राहुल गांधी की दादी जी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, परंतु वो नारा जब दिया गया था, अभी उस नारे को कितने साल हो गए, अभी भी ये गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं, अमीर गरीबी, अभी तक इनसे भाजपा सीधा कांग्रेस पे हमला बोलती है कि अभी तक इनसे गरीबी को नारा दूर नहीं हुआ, अब उस अपने नारे में ही सफल ना हो पाए। भाजपा किस पर पलटवार करे? भाजपा का हम टोटल शासनकाल की बात करें, अटल की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी 14 से सत्ता में है, अभी उन्हें लगभग 10 साल खत्म होने वाले उनके कार्यकाल को। तो भाजपा कहते हैं कि हर चीज को करने में कुछ समय लगता है, हमने 10 साल में इतनी चीजें की, हम धीरे धीरे, आप एक मौका और मोदी ने बड़ा वो किया था, इस बार मोदी की गारंटी पर विश्वास करें। क्या मोदी की गारंटी पर इस पर देश की जनता विश्वास करेगी, या फिर कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, न्यायनामा है उनका, उस पर विश्वास करेगी? जी बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इंदिरा गांधी भी एक समय कहा करती थी कि जो गरीबी हटाओ देश से, उन्होंने एक नारा दिया था, तब दिया था जब विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ बिल्कुल इसी तरह के, जैसे आज इंडिया गठबंधन है उसी तरह से एक गठबंधन बनाकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गई थी। आज मतलब बिल्कुल एक आप सेम स्थिति देखते हैं कि जो उस समय थी और जो आज के समय में है। बिल्कुल हम देखते हैं कि हमारे देश में ये विडंबना है, क्या कोई ऐसा तंत्र नहीं बनाया जा सकता कि जिससे देखा जाए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए हैं। अगर आप गरीबी हटाओ का नारा देते हैं तो क्या देश से गरीबी हटी, ये जनता को मालूम होना चाहिए। क्या आपने उसके ऊपर कितने काम किया, कितना आपने देश के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें तो लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऐसा सच्ची में हुआ। क्या ये सिर्फ किताबी आंकड़े हैं? अगर इन आंकड़ों की क्या तथ्य हैं, मतलब किन आधार पर ये आंकड़े लेकर आए गए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहता है। आपने बिल्कुल बात की कि आंकड़ों की, क्या आंकड़े ये सही हैं या फिर गलत, या फिर ये महज एक दावा है? सरकारें महज आंकड़ों से चलती हैं, तमाम तरह के दावे, जब सरकार की कोई भी रिपोर्ट आती है फिर उस पर कोई सर्वे किया जाता है तो आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। वो तो हम तमाम सरकारों, जब पिछली सरकारों की बात, उसमें भी तमाम आंकड़े दिए गए कि हम अगर यदि हर आंकड़े को झूठा कहेंगे या फिर उसे दावा कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जब तक सरकार की एक छवि नहीं बन जाती जनता में विश्वास की, तब तक उस आंकड़े को कैसे स्वीकार कर ले। एक तरफ जहां भाजपा कहती है कि जिस प्रकार का विकास का दावा भाजपा करते हुए कांग्रेस के ऊपर सीधा पलटवार करते हैं कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, वहीं पर भाजपा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही है, तो कांग्रेस इस पर भी कहीं ना कहीं हमलावर है भाजपा को। तो किस तरह देखते हैं? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा कि 80 करोड़ लोगों को अगर देश में राशन देने की, फ्री राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर पहुंचाया। अगर आपको 80 करोड़ लोगों को देश में राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो आप खुद देश की अर्थव्यवस्था का हाल देख सकते हैं। भले ही हम आज देश में पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं दुनिया में, लेकिन क्या अगर हमारे देश में ही 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल आप खुद देख सकते हैं। क्या ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बजाय उनको नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थी? क्या मनरेगा के तहत जो एक स्कीम निकाली गई थी, कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई, तो उसके तहत आप लोगों को नौकरी देते, 100 दिन का रोजगार देने की उसमें प्रावधान रहता है। तो उस तरह से क्या नरेंद्र मोदी कोई अपना तंत्र नहीं बना सकते थे कि लोगों को रोजगार दिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री से पकौड़ा तलने को भी रोजगार है। अब यही देश की विडंबना है कि रोजगार और नौकरी के बीच में ही अंतर गायब हो गया है। आजीविका और रोजगार का बिल्कुल। अब पकौड़ा तलना किसी की आजीविका हो सकती है लेकिन किसी का रोजगार या फिर नौकरी नहीं हो सकती। एक अगर आप सोचिए, अगर कोई ग्रेजुएट है इस देश में, मैं मान लेते, मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आज
ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, बीए कर लेता हूँ किसी चीज़ में, हिस्ट्री में बीए कर लिया, तो क्या मैं पकौड़ा तलने बैठ जाऊँ तो मेरे लिए वो रोज़गार हो गया? क्या मेरे स्तर का जितनी मैंने पढ़ाई की उसको लेकर जो मैं अपने स्तर पे पढ़ने के बाद मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए थी, या फिर मैं अपना कुछ काम करता, तो वो पकौड़ा तलना क्या मेरे लिए रोज़गार हो पाएगा? प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कहते हैं कि सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस प्रकार के जब नारे तमाम रैलियों के माध्यम से या फिर विज्ञापन कंपनियों में प्रचार के माध्यम से ये नारे तो दे दी जाते हैं, क्या धरातल पर इन नारों का कोई झलक दिखती है इन नारों की हमें? देखिए, नारों का क्या है, नारे तो गरीबी हटाओ, अभी आपने कुछ देर पहले ही बात करी कि गरीबी हटाओ के नारे दिए गए थे। साथ में नारे तो ये भी दिए गए थे कि देश में 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे हर वर्ष। आज तो 20 करोड़। उन्होंने अपने रोजगार की परिभाषा अलग तय कर दी कि सर हमने सरकारी नौकरियां थोड़ी बोला था। उन्होंने खुद वही वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो तो जुमला था। बिल्कुल वही अगर आप देखें तो ये एक कुछ मतलब 20 करोड़ आज की डेट में अगर कोई सरकार ऐलान करती है कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष पैदा करेंगे, तो ये सरकारी नौकरी लोगों के बीच में समझा जाता है कि सरकारी नौकरी ही पैदा की जाएगी, लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकारी नौकरी देने में जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो आज तक विफल रही है। 2 करोड़ रोजगार क्या मिल पाए लोगों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा 15 लाख का आप वादा देखते हैं, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख दिए जाएंगे, लेकिन क्या वो 15 लाख क्या भाजपा के नेताओं के अकाउंट में ही 15 लाख आए? ये भी अपने आप में तमाम पार्टियां जब अपना चुनाव प्रचार करती है फिर चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। इस बार मैनिफेस्टो में हमने भाजपा के मैनिफेस्टो को देखा, वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा। भाजपा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उस पर हमलावरती की, इनका मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग से मिलता। वहीं हम बात करें कि भाजपा के मैनिफेस्टो की, तो भाजपा के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, उससे कहीं ना कहीं उस मैनिफेस्टो में समझौता होता दिखाई दे रहा। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, भाजपा, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा का जो अब की बार का मैनिफेस्टो है, पहले की तरह हम देखते थे कि राम मंदिर हमेशा उनके लिए एक मुद्दा रहता था। हर बार उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लेकर वहां पर उसमें जगह रहती थी। साथ में कश्मीर को लेकर जो पंडितों के साथ जो हुआ, या फिर 370 को लेकर जो विचारधारा थी उनकी, वो उसमें साफ झलकती थी। लेकिन अगर हम इस बार उनके मैनिफेस्टो को देखें तो उनके मैनिफेस्टो से ये सब चीजें गायब दिखी हैं। और साथ ही गायब रोजगार भी दिखा है। रोजगार को लेकर कोई ऐसी स्पेशल कोई स्कीम या फिर कोई वादा की बात, प्रकार कांग्रेस ने 30 लाख पहली नौकरी पक्की। देखिए, आप मैं इसको ही लेना चाहता, 30 लाख पहली पक्की नौकरी, तो उसमें क्या ये गारंटी है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनती है तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी? यही अब 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो कहीं बाकी गरीबी हटाओ का कांग्रेस की तरफ से किया गया था, लेकिन क्या वो आज तक लागू हो पाया? तो ऐसे ही मैनिफेस्टो में लिखने में क्या जाता है, आप अपना तो टाइप कीजिए, खत्म हो गया। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जब अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में पड़े। बिल्कुल, जनता की भावनाओं का कुछ नहीं, जनता के उन मुद्दों का कुछ नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति रहती है। अगर हम देखें तो कोई भी आज तक ज्यादातर मैनिफेस्टो अगर हम उठा के ही देख लें तो हम देख पाएंगे कि कई सारे मैनिफेस्टो में वो चीजें लागू हो ही नहीं पाई जो सरकारों ने वादे किए थे। आपने बिल्कुल, मैं अभी उसी बात पर आ रहा हूं दोबारा से कि प्रधानमंत्री बीजेपी के मैनिफेस्टो से इस बार हिंदुत्व को लेकर उनकी जो आइडियोलॉजी है उसका थोड़ा उसका जो मात्रा थी वो बहुत कम होती दिखी। लेकिन उसको बैलेंस करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब से फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए उसके बाद, जैसे मंगलसूत्र का बयान आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति लोगों में कांग्रेस बांटना चाहती है, उनमें बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, या फिर मुसलमानों, उन्होंने सीधा मुसलमानों को एक तरीके से हम कहें कि घुसपैठिया करार देने की कोशिश। लेकिन इसमें मुसलमान शब्द का प्रयोग तो मुसलमान ने नहीं किया। मुसलमान शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा था कि जिनके ज्यादा बच्चे। जी, तो उन्होंने उस बयान को लेकर कहा था कि मनमोहन सिंह एक बात कहते थे तो उनके बयान को लेकर कि देश के संसाधनों पर जो मुसलमान माइनॉरिटी कहा था प्रधानमंत्री ने, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वहां पर माइनॉरिटी बोला, परंतु प्रधानमंत्री ने अपनी एक भाषा तय कर ली। बिल्कुल, प्रधानमंत्री, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब से फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए, पता नहीं प्रधानमंत्री के बयानों को ऐसा क्या हुआ कि उनके बयानों में एक तरह से जो सांप्रदायिक कट्टरता देखने को मिल रही है, कि अपनी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो प्रधानमंत्री एकदम मंचों से एकदम जोरों शोरों से उसको बखान करते हुए उसका दिखते हैं कि जिस इसमें एक बड़ी वजह है, प्रधानमंत्री ने जब भी ऐसे बयान देना शुरू किया उससे पहले एक फेज का जो चुनाव खत्म हुआ था उसमें जो वोटिंग परसेंटेज वो काफी गिर गया था, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होना भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। जी, आपने वोटिंग परसेंटेज गिर गया था, लेकिन बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा आंकड़े जारी किए तो उसमें हमने देखा कि लगभग उतना बराबर ही पिछले
पिछली बार तक का बराबर विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को लेकर भी सवाल जी, उठाया। बिल्कुल सवाल उठाया, उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी अगर हम देखें तो बहुत कटघरे में देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कर्नाटका को लेकर एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी दिखते हैं, उसमें एक एनिमेशन वीडियो है वो, उसमें राहुल गांधी एक तरह से उनको मुस्लिम, जो एक चिड़िया दिखाई जाती है एक तरह से उनका दर्शाया जाता है, उनके ऊपर बाकायदा मुस्लिम लिखा होता है, नीचे बाकी ओबीसी एसटी वगैरह लिखा होता है ये बाकी चिड़ियाओं पर। तो राहुल गांधी उनको दाना खिलाते हुए दिखते हैं एक तरह से, और वो चिड़िया बड़ी हो जाती है और वो बाकी ओबीसी एसटी को हटा देती है। देश को बांटने ये देश को बांटने की एकदम दिखता है कि आप देश को बांटने का काम तो दोनों ही पार्टी कर रही है। बिल्कुल। भाजपा ने धर्म के नाम पर बांट दिया, कांग्रेस ने जाति के नाम पर। बिल्कुल, वो जातिगत जनगणना की कांग्रेस पार्टी देश तो बढ़ रहा है ना इन चीजों में, जाति की बात करें, धर्म की बात करें। बिल्कुल। देश को तो देश धर्म जाति, देश को तो जाति और धर्म को छोड़कर अपने भाईचारे के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं गया था चांदनी चौक, पहली बार मैं चांदनी चौक गया अपने जीवन में। तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक मस्जिद है बिल्कुल, और उससे ही सटा हुआ एकदम शीशगंज गुरुद्वारा है, और उससे ही थोड़ा आप आगे चले जाएं उसी गली में तो आप देखेंगे कि वहां पर चर्च है, और उसी के सामने आप देखेंगे कि बिल्कुल मंदिर है। तो मेरे को देखकर ये बहुत प्रसन्नता हुई, हर जगह से उनकी आरतियों की, कहीं से अजानों की, कहीं से प्रार्थनाओं की आवाज आ रही थी। तो अपने आप में मेरे को ये एक मैं भावुक हो गया अंदर से कि एक यही तो हमारे भारत की तस्वीर थी जो आज से पहले देखने को मिलती थी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारे भारत की खूबसूरती है जो भारत को भारत बनाती है, जहाँ पर हर धर्म का समान होना चाहिए। परंतु राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार बयानों को लेकर देश में नफरत की राजनीति घोलना चाहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए वो गलत है। प्रधानमंत्री के जो बयान की बात करें, मंगलसूत्र वाले बयान की बात करें, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर बड़े तंज कसती है। उन्होंने मंगलसूत्र के बयान का भी प्रधानमंत्री पर सीधा तंज कसा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। तो आप इसे किस प्रकार देखते हैं? और वहीं राहुल गांधी को जब प्रधानमंत्री जी शहजादा कहते हैं, वहीं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री शहंशाह कहते हैं, तो इसको लेकर क्या है? देखिए, अगर हम देखें तो हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी ने भी वही कोशिश करी कि वो अपने मंगलसूत्र के, प्रधानमंत्री जी के बयानों को लेकर कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्रों को, महिलाओं के मंगलसूत्रों को अगर सत्ता में आती है तो उनको उन लोगों में बांटने की कोशिश करेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती है, और प्रियंका गांधी जी का बयान भी इसी से जोड़कर हमें देखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि वो हमें शहजादा कहते हैं, लेकिन मेरी माँ का मंगलसूत्र तो इस देश के लिए कुर्बान हो गया। बाकी उनकी वो कई बार राहुल गांधी आपने देखा होगा कि मंचों से ये आवाज उठाते हैं कि हमारे तो दादी भी हमारी इस देश के लिए कुर्बान हो गई, और साथ में मेरे पिताजी भी, जब मैं बहुत छोटा था तब इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो एक तरह से वो उनको शहीद बताने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं। तो बिल्कुल आप देखें, आप हर पार्टी अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विद एके, ऐसे ही नए कार्यक्रम लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं।